डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अकाउंटिंग में हमारा एक चैप्टर है जिसके दो नाम हैं। पहला तो इसका नाम यहाँ पर है इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पूरा नाम है इसका। और इसका जो पुराना नाम था वो था बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसे हम बैड डेट्स भी कहते हैं और इसे हम जो है वो इरिकवरेबल डेट्स भी कहते हैं। तो इसका जो पुराना नाम था वो था बैड डेट्स, ठीक है। पहले जो पुरानी टर्मिनोलॉजीज़ में इसे हम बैड डेट्स कहते थे। अब जो नई टर्मिनोलॉजी है उसके मुताबिक बैड डेट्स का नाम तब्दील करके जो है वो रख दिया गया है इररिकवरेबल डेट्स, ठीक है। तो अब जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसे इररिकवरेबल डेट्स के नाम से पढ़ेंगे, और अगर कहीं आपको बैड डेट्स का वर्ड नज़र आता है तो इसका मतलब भी यही होगा कि आपसे वो इसी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। ओके, तो ये मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बैड डेट्स इसका पुराना नाम था और अब इसको जो है वो इररिकवरेबल डेट्स कहा जाता है। अच्छा, ये क्या होता है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे की तरफ से मुराद ये है कि जब हम अपनी डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ रहे थे, थोड़ा वहाँ चलते हैं। हमने पढ़ी थी सेल्स। सेल्स से मुराद होती है कि जब आप अपनी गुड्स सेल करते हैं, मर्चेंडाइज जब आप सेल करते हैं तो उसे अकाउंटिंग में कहा जाता है सेल्स। उसे हम सेल्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। अब जब सेल्स की बात आती है तो सेल्स मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। जैसे मैं मिसाल दूँ आपको, फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपके नौयत के हिसाब से बात करूँगा। लाइक के एक सेल होती है आपकी कैश सेल्स। कैश सेल से मुराद होती है कि आपने कस्टमर को सामान बेचा, कस्टमर ने आपको पैसा दिया और घर चला गया, यानी कि कैश पर सामान बेचा, ठीक है। और दूसरी सेल होती है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब ये होता है कि आपने कस्टमर को सामान बेचा, कस्टमर ने कहा कि पैसा मैं आपको बाद में दूंगा, एक साथ पूरा पैसा दूंगा, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। अच्छा, एक और सेल्स होती है जिसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स से मुराद ये होती है कि आपने कस्टमर को सामान बेचा, कस्टमर कहता है या आप उससे कहते हैं कि इससे ये जो पैसे हैं इसके, ये आप हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, आसान एक साथ में। तो उसे हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स। वो क्रेडिट सेल्स की तरह ही है, बस क्रेडिट सेल्स में और इंस्टॉलमेंट सेल्स में डिफरेंस ये होता है कि क्रेडिट सेल्स में जो उधार का अमाउंट है कस्टमर वो आपको एक साथ पे करेगा, जब भी पे करेगा, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, जब भी पे करेगा वो एक साथ पे करेगा। जबकि इंस्टॉलमेंट सेल्स में वही उधार का अमाउंट जो है वो कस्टमर आपको मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स में, यानी आसान आसान एक साथ में अदा करता है, ठीक। जब हम कैश पे सेल करते हैं तो उसके लिए हम एंट्री पढ़ते थे, कैश को हम लिखते थे डेबिट साइड पर और सेल्स को रिकॉर्ड करते थे हम क्रेडिट साइड पर। जब हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, उधार पर सेल करते हैं, तो कैश की जगह पर ट्रेड रिसेबल का वर्ड आ जाता है, तो ट्रेड रिसेबल को हम लिखते हैं डेबिट साइड पर और सेल्स एज यूजुअल क्रेडिट पर ही रहती है, ठीक। अगर आपने अपने कस्टमर्स को कैश पर सामान बेचा, कस्टमर ने पैसा दिया, घर चला गया, हिसाब किताब बराबर हो गया, आपके पास से सामान चला गया, आपके पास पैसा आ गया, अब कोई मामला हमारे साथ कस्टमर के साथ मौजूद नहीं है। लेकिन जब आप उधार पर कस्टमर को सेल करते हैं तो यहाँ पर आपका कस्टमर के साथ एक ताल्लुक बन जाता है। जब तक कस्टमर वो पैसा ना दे दे, ट्रेड रिसेबल जो यहाँ लिखा है आपने, इसका मतलब कस्टमर से हमें उधार लेना, ये हमारे कस्टमर को कहते हैं ट्रेड रिसेबल। तो जब तक कस्टमर मुझे पैसा ना देते तब तक कस्टमर के साथ मेरा ताल्लुक कायम रहेगा, ठीक है भाई। अब ये ट्रेड रिसेबल जब, यानी कि जब उधार की बात आती है तो दिल में एक डर सा पैदा हो जाता है। जब भी आपको उधार की बात आएगी तो आपके दिल में एक डर की बात आ जाएगी। यानी मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास कोई घड़ी है मिसाल के तौर पर, और कोई आपसे कहता है कि घड़ी मुझे दे दो और पैसे मैं आपको 1 हफ्ते के बाद दे दूंगा, आप उसको जानते नहीं हैं और कहते हैं कि ठीक है, दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं उधार पर दे देता हूँ। तो जैसे ही आप किसी को उधार पर कुछ बेचते हैं तो आपके दिल में एक डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं ये कस्टमर, ये शख्स जो मुझे पैसा देगा या नहीं देगा, एक डर पैदा हो जाता है। इवन कि अगर आप अपने दोस्त को भी उधार पर कुछ देते हैं तो डर लगा रहता है कि पता नहीं, अब दोस्त पर डिपेंड करता है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप श्योर होते हैं कि हाँ ये तो पैसा देगा कुछ भी हो जाए, और जिनके बारे में आप ये भी श्योर होते हैं कि ये तो पैसा देगा ही नहीं, वो भी श्योर है आप। और कुछ के बारे में आप डाउटफुल रहते हैं कि पता नहीं पैसा देगा, पता नहीं पैसा नहीं देगा। तो बस वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी, जब आप ट्रेड पर सेल करते हैं, उधार पर काम करते हैं, तो आपके दिल में एक डर सा पैदा हो जाता है कि पता नहीं ये उधार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ देना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं उधार की, तो उधार में दो तरह की बातें अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप ऊपर पढ़िए तो एक में लिखा हुआ है बैड डेट्स जिसे हम कहते थे पहले, अब उसका नाम रख के क्या रख दिया गया, चेंज करके इररिकवरेबल डेट्स। और दूसरा लफ्ज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये दोनों लफ्ज़ क्या हैं, आइए ज़रा इन दोनों लफ्ज़ों को समझते हैं। जब आपने कस्टमर को अभी अभी उधार पर सामान बेचा और कस्टमर आपको उसके पैसे देने से मना कर दे, साफ इनकार कर दे कि भाई मैं पैसा नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं दे सकता,
बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर कस्टमर जो है वो बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट का मतलब है कि भाई उसे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये बेचारा दिवालिया हो गया, इसके पास कुछ नहीं है, तो आप उससे पैसा नहीं ले सकते। बोला यार मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं पैसा कैसे दूँ आपको, मेरा कारोबार बंद हो गया। तो कस्टमर से जो है वो मामला ख़राब हो, मतलब कुदरती तौर पर। या फिर कस्टमर आपसे ये कह रहा है कि भाई आपने जो बिल मुझे दिया था वो बिल गलत है, मैंने आपसे जो है वो सामान इतने का लिया, आप इतने का सामान दे रहे हैं, आपने लड़ाई झगड़ा हुआ और समझ ठीक है जब आप पैसे नहीं दे रहा मैं तुम्हारे को, कस्टमर ने मना कर दिया। ये कस्टमर ये कह रहा है कि ठीक है आपने मुझे 4 बिल भेजे, 4 बिल में से 3 बिल तो ओके, लेकिन चौथा बिल तो मेरे पास आया नहीं है, चौथे बिल के बदले मेरे पास सामान तो आया नहीं, तो ये एक बिल आपने जो है मुझे गलत भेजा है, इसके बदले मेरे पास सामान नहीं आया, तो इसके पैसे मैं आपको नहीं दूंगा। यानी किसी भी एक रीज़न की वजह से कस्टमर आपको उधार देने से मना कर सकता है, साफ मना कर रहा है कि नहीं भाई मैं पैसा नहीं दे सकता, ठीक है। बहालत मजबूरी भी कह सकता है, और मतलब चोरी और सीना जोरी के तौर पर भी कह सकता है कि नहीं भाई मैं तो नहीं दे रहा, जो करना है कर लो। तो उसे हम कहते हैं बैड डेट्स, यानी इररिकवरेबल डेट्स। बैड, बैड मतलब बुरे, आय हाय अरे इतना बुरा सा लफ्ज़ आ गया इसके अंदर। अब तो बैड डेट्स को हटाकर लफ्ज़ क्या रख देगा, रिकवरेबल डेट्स रख देगा। अब बैड का लफ्ज़ ही इतना बुरा है ना, वो अकाउंटिंग में अच्छा नहीं लगता, तो इसको हटाकर इररिकवरेबल डेट्स। इसकी मिसाल बिल्कुल एक, पता नहीं क्यों एक अभी दिमाग में ख्याल आ गया, एक स्टोरी सुनी थी, किसी ने सुनाई थी कि एक आदमी था, वो कहता है कि यार मेरे कुरान मजीद में ना कुछ वो अ, उसके वर्क जो है निकल रहे हैं, तो मुझे उसकी जो है जल्दसाजी करवानी है, आई मीन बाइंडिंग करवानी है। तो उसने दूसरे आदमी ने कहा कि ठीक है वो एक आदमी है, उसके पास चले, वो बाइंडिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जब वो किसी भी चीज़ की बाइंडिंग करता है ना, किसी भी बुक की, तो वो उसे पढ़ता है और उसके अंदर उसे अगर कोई खामी नज़र आती है ना, कोई चेंजेस करनी होगा उसको, तो वो उसे चेंज भी कर देता है। तो जिस आदमी का कुरान था उसने बोला ठीक है इसमें तो कुरान के अंदर तो क्या चेंजेस कर सकता है वो उसे ले गया। उसने बोला ठीक है मैं चेंजेस करवा देता हूँ। अब चेंजेस, ओह सॉरी, बाइंडिंग करवा देता हूँ। बाइंडिंग करवाने गया, बाइंडिंग करवा रहे उसके लिए उसने दे दी। एक उसने कहा ठीक है 1 हफ्ते बाद आ जाना है। 1 हफ्ते बाद जब बाइंडिंग करवा के वापस लेने गया बुक, तो उसने कहा कि भाई आप, मैंने बाइंडिंग तो कर दी है, लेकिन इसमें जो है ना बाज़ जगह पे जो है ना कुछ मुझे तब्दीली नज़र आई, वो मैं तब्दीली कर दी नाउज़ुबिल्लाह। मतलब क्या कर दिया भाई, कह रहे इसमें बाज़ जगह पे जो ना शैतान और इब्लीस का नाम लिखा हुआ था, तो मैंने उसको हटाकर जो है ना आपका नाम लिख दिया, क्योंकि इतनी पाक किताब के अंदर जो है वो शैतान और इब्लीस का नाम नहीं होना चाहिए, तो मैंने उसे हटाकर जो है वो आपका नाम लिख दिया। बस इसी तरीके से बैड, बुरा सा लफ्ज़ आ गया, तो बैड को हटाकर हमने अब इसकी जगह पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इररिकवरेबल डेट्स। बैड सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, इसीलिए इसको हटाकर। अच्छा, बैड डेट्स के मायने क्या थे? बैड डेट्स के मायने होते हैं वो उधार जो ना है। डेट्स कहते हैं उधार को और बैड कहते हैं बुरे को। उधार बुरे कब हो जाता है, जब उसके मिलने की संभावना, आई मीन उम्मीद ना हो। जब आपको लगे कि भाई मुझे मेरा उधार वापस नहीं मिलेगा, आई मीन कस्टमर भाग गया, तो उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। उसी को अब हम कहते हैं इररिकवरेबल डेट्स, यानी कि वो उधार जो अब रिकवर नहीं होगा, जो पैसा मुझे नहीं मिलेगा, उसे हम कहते हैं इररिकवरेबल डेट्स। क्या डेफिनेशन है इसकी? एन इररिकवरेबल डेट इज एन अमाउंट owing to a business which will not to be paid by the credit customer। बिल्कुल वही जो बेबी आपको मैंने बताया कि आपका कोई एक कस्टमर आपको उधार के पैसे देने से मना कर दे, इनकार कर दे, और श्योर हो आप इस बात पे कि हाँ बातचीत क्लियर हो गई है कि अब ये कस्टमर मुझे पैसा नहीं देगा, तो ऐसे उधार को हम नाम देते हैं इररिकवरेबल डेट्स। ठीक है जनाब, चलो ये बात तो समझ आती है कि कस्टमर ने देने से मना कर दिया, कस्टमर कह रहा है कि पैसा नहीं दूंगा मैं आपको, ठीक है, उसे हम कहेंगे इररिकवरेबल डेट्स यानी बैड डेट्स। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर आपको पैसे देने से मना नहीं कर रहा, कस्टमर कह रहा है हाँ ठीक है मैं आपको अगले हफ्ते दे दूंगा, फिर अगले हफ्ते की बात आई तो फिर मैं आपको 2 दिन बाद और दे दूंगा, फिर 2 दिन बाद आप पहुँचे तो कह रहा है कि यार अभी हालात अच्छे नहीं है, 15 दिन और रुक जाओ। तो कस्टमर आपको टाल रहा है, ठीक है, पैसे देने से मना नहीं कर रहा लेकिन दे भी नहीं रहा, और उसके हालात से, उसकी बातों से अब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये देगा भी नहीं। तो जब देगा नहीं तो क्या करना चाहिए, तो होना ये चाहिए कि हमें पहले से तैयारी पकड़ लेनी चाहिए। सही है, तो जब आप अकाउंटिंग में तैयारी पहले से पकड़ के रखते हैं, तो तैयारी करने को हम यहाँ पर नाम देते हैं, एक प्यारा सा नाम है इसका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी वो बैड नहीं हुए, अभी सिर्फ डाउटफुल है, यानी कि वो उधार अभी जिसके उम्मीद मिलने की उम्मीद की बात हुई, डाउट है कि पता नहीं कस्टमर से उधार मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं डाउटफुल डेट्स। तो अगर कोई उधार ऐसा है जो डूब गया, श्योर है आपके भाई अभी पैसा नहीं मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं इररिकवरेबल डेट्स। कोई उधार ऐसा है जो आपको लगता है कि ये शायद मिलेगा शायद नहीं मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं डाउटफुल डेट्स। और अगर आपको लगता है कि शायद मिलेगा शायद नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप पहले से तैयारी कर लेते हैं। तैयारी करने के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं प्रोविजन का। इसके बारे में बहुत तफसील से बात करेंगे अगले लेक्चर में, आज नहीं।
तो इसके बारे में डेफिनेशन क्या है? अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज एन एस्टीमेट। देखा, एस्टीमेट यानी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ये पैसा डूबेगा, तो तैयारी कर रहे हैं, ऑफ द अमाउंट विच अ बिजनेस विल लूज इन अ फाइनेंशियल ईयर बिकॉज ऑफ इररिकवरेबल डेट्स। विल लूज, ठीक है, अभी आपने लूज़ नहीं किए, अभी शायद आपको लगता है कि शायद ये पैसा जो है वो हमारा डूब जाएगा, तो उसके लिए हम पहले से जो है वो तैयारी पकड़ लें, उसे हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स या इरिकवरेबल डेट्स यानी वो पैसा जो श्योर है आप डूब गया, और डाउटफुल डेट्स का मतलब वो पैसा जिसके बारे में आप अभी श्योर नहीं है, मुमकिन है कि डूबेगा, मुमकिन है कि मिल जाए। ठीक है जनाब, तो आज का लेक्चर सिर्फ इरिकवरेबल डेट्स के बारे में है, प्रोविजन के बारे में हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे। ओके भाई, ये कुछ पुरानी बचपन की खिचड़ी है जो कि आपको पकाते हुए आ रहा हूँ। आइए ज़रा इसके बारे में हम बात करते हैं। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू मिस्टर एक्स ₹4000। सपोज कीजिए कि आपका एक कस्टमर है और आपने उसे क्रेडिट पर सेल की है $4000 की। ठीक है, अब जब आप क्रेडिट पर सेल करते हैं तो क्या होता है? तो होता ये है कि आपका ट्रेड रिसीवेबल, मिस्टर एक्स ट्रेड रिसीवेबल है, ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर एक्स की तरफ हमारा उधार बढ़ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, एसेट हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और हमने मिस्टर एक्स को गुड्स सेल किए, तो सेल्स पे भी हमारे इफेक्ट पड़ेगा। सेल्स हमारे लिए क्या है? सेल्स हमारी इनकम है, और सेल करने से हमारी इनकम भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मिस्टर एक्स की तरफ हमारा उधार भी बढ़ जाएगा और इससे हमारी साथ साथ सेल यानी हमारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, एसेट अगर इंक्रीज हो जाता है हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम उसे रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर। ठीक है, और सेल्स हमारी इनकम है, इनकम अगर बढ़ जाता है हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जनाब, ये दो बातें हो गई। अब हम यहाँ पर अकाउंट बनाने जा रहे हैं, टी अकाउंट बनाने जा रहे हैं। मैं सारे अकाउंट नहीं बनाऊंगा, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ मैं उसका बनाऊंगा। अभी कितने बनने चाहिए? अभी 2 अकाउंट बनने चाहिए, एक ट्रेड रिसीवेबल का यानी मिस्टर एक्स के नाम से, और एक सेल्स का अकाउंट बनना चाहिए। सेल्स मेरे लिए अभी फ़िलहाल इररेलेवेंट है, तो मैं फ़िलहाल सिर्फ मिस्टर एक्स यानी ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो मिस्टर एक्स का अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पर आ जाना चाहिए। मैंने लिखा एंट्री नंबर 1, ये पहली ट्रांजेक्शन है, एंट्री नंबर 1 डेबिट साइड पर मैंने लिखा 4000। ठीक है, $4000, और रीज़न क्या है? सेल्स, यानी उसके अपोजिट वाला वर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्स के तौर पर। ये मेरी पहली ट्रांजेक्शन हो गई, बहुत आसान सी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, आई मीन कॉमर्स के बचपन से। अब आते हैं इररिकवरेबल डेट्स। दूसरा अकाउंट इररिकवरेबल डेट्स यानी वो उधार जो नहीं मिलेगा। अभी मिस्टर एक्स से हमें कोई ऐसे मामला नहीं हुए, अभी तो बेचारे अच्छे कस्टमर लग रहा है कि अभी वो पैसा हमें देंगे, तो अभी इररिकवरेबल डेट कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, Mr. X has become bankrupt and it is decided to write off the amount owing from him as irrecoverable. Mr. X जो वो दिवालिया हो गए बेचारे, कहा कि भाई अब मेरे पास कुछ भी नहीं देने को, सॉरी मैं अब आपको कुछ भी अमाउंट पे नहीं कर सकता। तो हमने डिसाइड किया ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमने डिसाइड किया कि मिस्टर एक्स के ऊपर जो भी अमाउंट था, कितना अमाउंट था? $4000 का, वो अमाउंट हम मिस्टर एक्स को माफ़ कर देते, यानी ख़त्म कर देते उनका उधार। ठीक है, तो हम मिस्टर एक्स का उधार ख़त्म करने जा रहे हैं, तो मिस्टर एक्स के ट्रेड रिसीवेबल पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी उधार पे इफेक्ट पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल हमारा क्या है? एसेट है, और हम उनका उधार ख़त्म कर रहे हैं। सर ख़त्म क्यों कर रहे हैं? रख के छोड़ दें, हो सकता है कल परसों आकर पैसा देते हैं, या कभी उनके पास पैसा है। तो अगर मैं रख कर छोड़ दूंगा ना तो बहुत गलत बात हो जाएगी। क्यों बात गलत हो जाएगी सर? 4000 मिस्टर एक्स के नाम पे उधार है, उधार छोड़ दीजिए। अगर मैंने मिस्टर एक्स के नाम पर 4000 रुपये उधार छोड़ दिया इस उम्मीद पर कि ठीक है मिस्टर एक्स ने तो मना कर दिया साफ लफ्ज़ों में, लेकिन शायद कभी वो आकर पैसा देते हैं, शायद पर, तो इससे होगा ये कि मैं जब भी अपना हिसाब किताब उठाकर देखूंगा तो मुझे नज़र आएगा, रैंडमली चेक करूंगा कि मिस्टर एक्स से 4000 रुपये लेने। अब जब मुझे ट्रेड रिसीवेबल अपना, आपको आपने पढ़ा कंट्रोल अकाउंट, तो कंट्रोल अकाउंट के अंदर मुझे अपना रिसीवेबल नज़र आता रहेगा, उसके अंदर ये थोड़ी लिखा होगा मिस्टर एक्स का है या नहीं है, उसके अंदर कंट्रोल अकाउंट के अंदर तो मुझे टोटल हिसाब किताब नज़र आता रहेगा कि हाँ भाई 4000 रुपये लेने। अब 4000 रुपये लेने में वही प्लानिंग करके बैठूंगा, हाँ भाई 4000 रुपये लेने, 4000 रुपये अभी आने वाले हैं, उसी 4000 से मैं जो है वो अपने कारोबार का रेंट पे करूँगा, बिजली का बिल पे कर दूंगा, लेकिन वो तो आने ही नहीं वाले। तो इट मीन्स के मेरे डिसीजंस पे इस 4000 का बड़ा गहरा असर पड़ने वाला है। तो इसीलिए मैं उसे अपने उधार के अंदर से ख़त्म कर दूंगा कि भाई अब ये पैसा मिलना ही नहीं है, ताकि मेरे डिसीजंस पे भी उसका इफेक्ट ना पड़े। ठीक, तो मैं अपना ट्रेड रिसीवेबल जो है वो ख़त्म करने जा रहा हूँ, मिस्टर एक्स का उधार ख़त्म करने जा रहा हूँ, तो इससे मिस्टर एक्स का जो उधार है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी मेरा एसेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और साथ साथ ये पैसा मेरा क्या हो गया सर? ये पैसा आपका इररिकवरेबल हो गया, यानी डूब गया। डूब गया इसका मतलब मुझे नुकसान हो गया, नुकसान यानी एक्सपेंस, लॉस यानी मेरा एक्सपेंस हो गया।
तो इररिकवरेबल डेट मेरे लिए क्या है, मेरे लिए एक्सपेंस है। तो इससे मेरा खर्चा क्या हो रहा है, सर मेरा नुकसान बढ़ रहा है, मेरा खर्चा बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल एसेट, एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो जाए तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पर। और इररिकवरेबल डेट ये मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस अगर इंक्रीज हो जाए तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पर। तो अब मैं अपने ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में लिखने जा रहा हूँ, यानी मिस्टर एक्स के अकाउंट में लिखने जा रहा हूँ मैं क्रेडिट साइड पर। ये आ गया मिस्टर एक्स का अकाउंट क्रेडिट साइड पर, ठीक है। तो एंट्री नंबर 2 ये सेकंड पॉइंट है, एंट्री नंबर 2 4000 आ गया क्रेडिट साइड पर। और अपोजिट साइड पर क्या आ जाएगा, इररिकवरेबल डेट, यहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए मैंने बैड डेट लिख दिया। तो अब डेबिट साइड पर भी 4000 हो गए, क्रेडिट साइड पर भी 4000 हो गए। मिस्टर एक्स का उधार यहाँ से क्या हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है, बराबर देख लीजिए, बिल्कुल दोनों साइड्स बराबर है, कोई इसमें बैलेंस सीडी बैलेंस बीडी इसके अंदर शो नहीं हो रहा। अब साथ साथ मेरे पास एक और अकाउंट बन जाएगा इररिकवरेबल डेट का। तो इररिकवरेबल डेट ये मेरे लिए एक्सपेंस है, ये कहाँ पर आ रहा है, ये डेबिट साइड पर आ रहा है। तो इररिकवरेबल डेट जो है वो डेबिट साइड पर आ गया एंट्री नंबर 2 में 4000। और इसके अपोजिट साइड पर क्या आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल यानी मिस्टर एक्स, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है जनाब। अच्छा, अब जो अगला पॉइंट है ना वो थोड़ा हमें ध्यान से समझना है। ये नीचे कुछ मैंने खिचड़ी पकाई हुई, ये क्या है, इनकम स्टेटमेंट। ये आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि इनकम स्टेटमेंट क्या है। आज आपको इसका मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन दूं क्योंकि मुमकिन है कि आइंदा टॉपिक्स के अंदर बार बार इसका जिक्र आता रहेगा। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप अपने कारोबार का प्रॉफिट या लॉस शो करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि भाई मैंने जो काम किया है, अपना कारोबार जो मैंने चलाया है, 1 महीने चला, 3 महीने चला, 6 महीने चला या 1 साल चला, जितना भी मेरा कारोबार चला है अभी, तो उस कारोबार में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आप इस स्टेटमेंट के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मुझे अपने कारोबार का प्रॉफिट या लॉस जानना है तो उसके लिए मुझे 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, आई मीन ज़रूरत होती है। वो 2 चीज़ें क्या हैं, वो 2 चीज़ें हैं मेरी इनकम और मेरे एक्सपेंसेस। मेरी जितनी भी आमदनी होती है मैं अपनी तमाम आमदनी एक जगह पर लिखूंगा। मिसाल के तौर पर हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं, आप हमें फ़ी पे करते हैं, वही फ़ी हमारी क्या है, इनकम है, आमदनी है। तो मैं देखता हूँ कि इस जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च, जो भी एक मेरा महीना है, उस पूरे महीने में मेरे पास जो फ़ी आई है, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो 20,000 रुपीज़ मेरे पास फ़ीस आई। तो मेरी इनकम, मेरी आमदनी कितनी हुई, 20,000 रुपीज़। अब इसी 20,000 में से मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना है, इसी 20,000 में से मुझे इंटरनेट का बिल भी पे करना है, इसी 20,000 में से मेरे पास अगर कोई टीचर हायर है, बिल्कुल हमारे पास टीचर्स भी हैं, तो टीचर्स की सैलरी भी पे करनी है। इसी 20,000 में अगर कोई रिपेयर है, जो क्योंकि हम इक्विपमेंट वगैरह जो यूज़ करते हैं, इसका कोई ख़र्चा अगर है तो उसी वो भी पे करना है। तो जो भी मेरी आमदनी हुई है, उसी आमदनी में से मुझे अपने कारोबार के एक्सपेंसेस यानी खर्चे भी पे करने हैं। अब सपोज़ कीजिए कि मुझे आपसे रिसीव हुए 20,000 रुपीज़, ठीक है, वो मेरी क्या है, मेरी आमदनी है। और उसी आमदनी में से मैंने बाकी जो अभी आपको खर्चे गिनवाए वो सारे मैंने अदा कर दिए। सपोज़ कीजिए 18,000, तो 18,000 मैंने अपने एक्सपेंसेस पे कर दिए। तो 20,000 मेरी आमदनी हुई और 18,000 मैंने अपने एक्सपेंसेस पे कर दिए। तो अब मेरे पास 20,000 रुपीज़ जो है वो 2,000 मेरे पास बच जाते हैं। तो 2,000 मेरा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी इस साल का जो मेरा प्रॉफिट है वो 2,000 कहलाएगा, ठीक। तो ये इनकम स्टेटमेंट हमें प्रॉफिट या लॉस शो करती है, लेकिन इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, और वो 2 चीज़ें क्या है, वो है हमारी इनकम और एक्सपेंसेस। तो जितने भी हम इनकम के टी अकाउंट बनाते हैं, वो बिल आखिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं कहाँ पर, इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट के अंदर, यानी इनकम स्टेटमेंट में वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से हम जितने भी एक्सपेंसेस के टी अकाउंट बनाते हैं, शुरू में हमने पढ़ा था कि सर जितने एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लफ्ज़ होंगे, उन सब के हम अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। तो अगर मिसाल के तौर पर रेंट एक्सपेंस है तो रेंट एक्सपेंस का एक टी अकाउंट बनाया जाएगा। इसी तरीके से अगर इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस है तो उसका एक टी अकाउंट बनाया जाएगा। वेजेस एक्सपेंस है तो वेजेस एक्सपेंस का एक टी अकाउंट बनाया जाएगा। सैलरी एक्सपेंस है तो सैलरी एक्सपेंस का एक टी अकाउंट बनाया जाएगा। जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे अलग अलग टी अकाउंट में होते हैं। फिर वो सारे एक्सपेंसेस वहाँ से निकलकर कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में हम यही जानना चाहते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो उसके लिए मुझे अपनी इनकम सारी यहाँ पर चाहिए और सारे एक्सपेंसेस भी मुझे यहीं पे शामिल करने हैं। तो सारे एक्सपेंसेस जहाँ जहाँ टी अकाउंट में होंगे वो सब उठाकर मैं उन्हें इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इसका रूल क्या है, जब इनकम स्टेटमेंट में आप कोई इनकम लेकर आते हैं तो उसमें इनकम स्टेटमेंट में इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ जाएगी तो कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड पर। और इनकम स्टेटमेंट में अगर कोई इनकम कम हो जाती है किसी भी वजह से तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पर। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट में अगर कोई एक्सपेंस आप लेकर आएंगे तो इसमें एक्सपेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने की सूरत में आप इनकम स्टेटमेंट को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर। और एक्सपेंस अगर किसी वजह से कम हो जाता है तो हम इनकम स्टेटमेंट को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर।
अभी बात समझ में आएगी जब मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। पीछे वाली ट्रांजेक्शन में हमने इररिकवरेबल डेट यानी अपने एक्सपेंस को लिखा था $4,000 से। अब यहाँ पर करें ट्रांसफर इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस टू इनकम स्टेटमेंट। वही एक्सपेंस अब आप कहाँ ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, अपनी इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्यों ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, क्योंकि सर इररिकवरेबल डेट हमारा एक्सपेंस है और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इससे मेरी इनकम स्टेटमेंट में मैं एक्सपेंस लेकर आ रहा हूँ, तो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा ही होगा, बिल्कुल सही है सर। इस वाले एक्सपेंस को जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है मैं वहाँ से उठाकर इस इनकम स्टेटमेंट के डब्बे के अंदर लेकर आना चाहता हूँ। जैसे ही मैं एक्सपेंस को यहाँ लेकर आऊँगा तो इस डब्बे में यानी इनकम स्टेटमेंट में मेरा एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये एक्सपेंस मैं जहाँ से लेकर आ रहा हूँ, जहाँ भी एक्सपेंस पड़ा हुआ था वहाँ से उठाकर मैं यहाँ लेकर आ गया, तो जहाँ पड़ा हुआ था वहाँ पर से एक्सपेंस क्या हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा। यानी मेरा इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जहाँ भी लिखा हुआ था वहाँ से उठाकर मैं इस जगह पर लेकर आ रहा हूँ। जैसे इसकी मिसाल यूँ समझिए, आपके एक ड्रॉर में 4,000 पड़े हुए हैं, आपने 4,000 को ड्रॉर से निकाल कर अपनी जेब में डाल दिया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर लिया, तो आपकी जेब में 4,000 क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। और ड्रॉर में क्या 4,000 रहेंगे क्या, तो इसका जवाब होगा नहीं सर, ड्रॉर में तो 4,000 निकल जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने इररिकवरेबल डेट जो एक्सपेंस था उसे आपने इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस के अकाउंट से निकाल कर कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपकी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बढ़ गया और खुद एक्सपेंस के अकाउंट में से वो एक्सपेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पर एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस अगर इनकम स्टेटमेंट में बढ़ जाए तो कहाँ लिखना है, डेबिट साइड पर, ये बात यहाँ लिखी हुई है। और एक्सपेंस खुद अपने अकाउंट में अगर डिक्रीज हो जाए तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पर लिखना है। तो अब जो अकाउंट बनेगा, मिस्टर एक्स का अकाउंट तो पहले ही बना चुके हम, जीरो हो चुका था, 4,000 डेबिट में 4,000 क्रेडिट में, तो यहाँ पर मिस्टर एक्स के अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इररिकवरेबल डेट जो पीछे वाली एंट्री में डेबिट साइड पर था, एंट्री नंबर 2 में, अब जब मैंने उसे यहाँ से निकालकर कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इररिकवरेबल डेट को आपने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड पर। तो इररिकवरेबल डेट को मैंने लिखा है क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंस डेबिट में भी था 4,000, एक्सपेंस क्रेडिट में भी है 4,000, ये एक्सपेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया सर, क्या खर्चा खत्म हो गया, नहीं जी, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, बस हमने इस खर्चे को इस अकाउंट से निकाल कर कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, हमने सर उसे इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, समझ आई बात, दोबारा समझ लीजिएगा। हमने इस एक्सपेंस को इररिकवरेबल डेट से खुद जो एक्सपेंस अकाउंट है यहाँ से निकालकर हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, उसे इनकम स्टेटमेंट के टी अकाउंट में। वो फिलहाल मैं नहीं बता रहा, वो जब हम सवाल करेंगे तो समझेंगे। तो हमने इसे इररिकवरेबल डेट के अकाउंट से निकालकर हमने उसे इनकम स्टेटमेंट के, बस यूँ समझिए इनकम स्टेटमेंट में हमने उसे शामिल कर दिया। ठीक है, तो ये खर्चा यहाँ से निकलकर इस जगह पर पहुँच गया। अब कैसे पहुँचा है वो हम जब अकाउंट पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी हमें फिलहाल मिस्टर एक्स के और इररिकवरेबल डेट के अकाउंट को समझना है। मिस्टर एक्स का उधार कितना हो गया सर, वो तो पहले ही जीरो हो गया था, और जो हमारा खर्चा था वो खर्चा अब कितना हो गया, वो खर्चा अब जीरो हो गया। ऐसा नहीं कि खर्चा कारोबार से ख़त्म हो गया, वो खर्चा बस यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँच गया है। यहाँ हिसाब किताब होना उस खर्चे का, खर्चा लिखा यहाँ गया था, इस खर्चे को यहाँ से निकालकर इनकम स्टेटमेंट में शामिल कर दिया ताकि हम ये जानें कि भाई हमें इस कारोबार में मुनाफा हुआ या नुकसान, तो हमने उसे यहाँ से निकालकर यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, अच्छा अब आते हैं आगे वाली ट्रांजेक्शन पे। मिस्टर एक्स पेड $1,000। मिस्टर एक्स को बाद में ख्याल है कि नहीं यार हम आपको जो है वो $1,000 पे कर सकते हैं कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद। हमने बोला भाई बिस्मिल्लाह भाई, वाह भाई वाह, क्या बात हो गई। तो मिस्टर एक्स ने आकर हमें $1,000 क्या कर दिए, पे कर दिए। ठीक है भाई, मिस्टर एक्स का उधार था ट्रेड रिसीवेबल, तो वो तो उधार तो हम ख़त्म कर चुके थे, तो हमें मिस्टर एक्स का उधार पहले क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनका उधार क्या कर चुके हैं भाई, ख़त्म कर चुके थे। अब अगर वो आकर हमें पैसा देंगे तो हम किस खाते में लिखेंगे, क्योंकि मिस्टर एक्स के ऊपर हम अपनी किताब उठाकर देखेंगे मिस्टर एक्स का उधार, हमें तो उधार ही नज़र नहीं आ रहा, तो मिस्टर एक्स का उधार तो हमें ज़ीरो नज़र आ रहा है, तो हिसाब के मुताबिक हमें मिस्टर एक्स से कोई पैसा नहीं लेना। तो हम बोलेंगे कि भाई हमें आपका उधार पहले ओपन करना पड़ेगा, आपका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो हम मिस्टर एक्स का जो ट्रेड रिसीवेबल था, वो जो एसेट था, उसे हम दोबारा ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए उनका उधार क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हम एक और अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम रखेंगे इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड। मेरे पास जगह कम थी इसीलिए मैंने डेट रिकवर्ड लिख दिया। हम इसे डेट रिकवर्ड भी कह सकते हैं, हम इसे इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, हमें पैसा वापस मिल रहा है, डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। ओह माय गॉड, क्या बात हो गई सर। तो अगर मेरे पास डूबा हुआ पैसा वापस आ जाए तो वो मेरे लिए क्या है सर, ये आपके लिए आमदनी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इससे मेरी आमदनी क्या हो जाएगी सर, इससे आपकी आमदनी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज हो जाए तो कहाँ लिखना चाहिए, डेबिट साइड पर। और
मेरी इनकम भी बढ़ रही है, मेरी आमदनी बढ़ रही है, आमदनी बढ़ जाए तो कहाँ लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड पर लिख देना चाहिए। ठीक है सर, आ जाइए। तो मिस्टर एक्स का उधार मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो मैंने मिस्टर एक्स का उधार जो है वो ओपन कर दिया, कितने से, 1000 से। ठीक है, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर अमाउंट होगा, या तो यहाँ पर 3000 कर लीजिए, काम कीजिए इसको, यहाँ पर 3000, मिस्टर एक्स से मुझे 3000 रिकवर हो रहा है, तो यहाँ पर 3000 हो जाएंगे। ठीक है, और इरिकवरेबल डेट के अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उधार तो खत्म, ये तो नुकसान था, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, इफेक्ट पड़ेगा बैड डेट रिकवर्ड, यानी इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड, एक और अकाउंट में ओपन करूंगा यहाँ पर। ठीक है, इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड, और इसे मैंने लिखा क्रेडिट साइड पर। क्यों, मिस्टर एक्स का उधार मैंने ओपन किया तो ट्रेड रिसीवेबल मेरा, यानी मिस्टर एक्स का उधार बढ़ गया, बढ़ने की सूरत में मैंने उसे कहाँ लिखा, डेबिट साइड पर 3000 से। इसको करेक्ट कर लीजिए भाई, 3000 है, तो 3000 से मेरा उधार बढ़ गया, तो डेबिट साइड पर मैंने लिखा 3000। ये 4000 समझे खत्म हो चुका था। अब जब मैं मिस्टर एक्स का उधार देखूंगा तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि मुझे मिस्टर एक्स से $3000 जो है वो लेने। क्यों लेने, क्योंकि मुझे डेट रिकवर होने वाला है। ठीक है भाई, दूसरा इफेक्ट किस चीज़ से पड़ा है, बैड डेट रिकवर्ड, एक और अकाउंट में ओपन करता हूँ इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड के नाम से, और ये मुझे कहाँ लिखना है, ये लिखना है क्रेडिट साइड पर। तो इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड जो कि मेरी इनकम है, ये मैं शो कर रहा हूँ अपने क्रेडिट साइड पर $3000 से। ये आ गई मेरी एंट्री नंबर 4, ये आ गई मेरी एंट्री नंबर 4। ठीक है जनाब, तो मुझे इनकम होने वाली है 3000 की इनकम हो रही है, तो 3000 मैंने कहाँ लिखा उसे, क्रेडिट साइड पर। और मिस्टर एक्स का उधार मैंने दोबारा से ओपन कर दिया, जो कि ख़त्म हो गया था यहाँ पर 4000 से, वो दोबारा से मैंने ओपन किया, कितने से, 3000 से। 4000 से क्यों ओपन नहीं किया, क्योंकि मिस्टर एक्स कह रहे हैं भाई मैं 4000 नहीं दे सकता, मैं आपको सिर्फ 3000 दे सकता हूँ, तो एक्चुअली यहाँ पर 3000 है। ठीक, ओके, तो ये एंट्री यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब आगे आ जाते हैं, मिस्टर एक्स वही जो है वो 3000 हमें पे कर रहे हैं। अभी हमने उनका अकाउंट जो ये जो पे कर रहे थे, ये दो हिस्सों में रिकॉर्ड किया। पहले अभी हमने उनका अकाउंट ओपन किया, अब अकाउंट ओपन करने के बाद हम उसे कहते हैं जी सर, मिस्टर एक्स भाई आपका अकाउंट ओपन हो गया, 3000 से लाइए, अब जल्दी से हमें $3000 थमाइए। तो अब मिस्टर एक्स हमें $3000 दे रहे हैं, या तो वो हमें कैश देंगे या वो हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी करेंगे। अब लीगली उनका उधार क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब हाँ, तसल्ली के साथ हम कह सकते हैं कि जी मिस्टर एक्स भाई, अब हम आपका उधार खुशी खुशी से ख़त्म कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब आपने हमें वो पैसे जो है वो पे कर दिए, 3000 पे कर दिए, और मिस्टर एक्स इसके बदले हमें या तो कैश देंगे या हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज उन्होंने हमारे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र किया तो हमारा बैंक इंक्रीज़ हो जाएगा, और मिस्टर एक्स की तरफ जो उधार था वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज़ हो जाए तो कहाँ लिखते हैं, सॉरी कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर। बैंक इंक्रीज हो जाए तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पर। तो मैं ट्रेड रिसीवेबल मिस्टर एक्स का जो उधार था, अब वो मैं कहाँ लिख दूंगा, अब मैं लिख दूंगा क्रेडिट साइड पर। ठीक है जनाब, एंट्री नंबर 5 है, और रीज़न क्या लिखा मैंने यहाँ पर, बैंक लिख दिया। अब देखिए, ये जो 4000 का उधार था, पहले ये 4000 का उधार ख़त्म किया गया। क्यों ख़त्म किया गया, क्योंकि 4000 की हमने सेल की थी, लेकिन 4000 का उधार जो हमने ख़त्म किया वो बैड डेट्स की वजह से ख़त्म किया, यानी कि पैसा डूबने की वजह से ख़त्म किया। आए है, तकलीफ़ के साथ ख़त्म किया 4000। फिर हमने वही उधार जो है उसमें से 4000 में से 3000 रुपये का उधार दोबारा से ओपन कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट साइड होने का मतलब ये है कि उधार दोबारा से ओपन हो गया, बढ़ गया, और अब जो उधार हमने ये 3000 का उधार है वो ख़त्म किया। अब हमने खुशी खुशी ख़त्म किया, क्यों, क्योंकि हमारे बैंक में पैसा आ गया। अब देखिए मिस्टर एक्स का उधार क्या हो चुका है भाई, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इरिकवरेबल डेट पहले ही ख़त्म हो चुका था, इसकी बात मुक गई है। अब जो है वो यहाँ पर हमारे पास इरिकवरेबल डेट जो यहाँ पर है वो कितना हमारे पास शो हो रहा है, 3000 है। इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड, सही। तो ये हमारे लिए क्या है, 3000 की हमारी इनकम शो हो रही है। एक तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल पे इफेक्ट पड़ा, वो हमने दिखा दिया। दूसरा हमारे बैंक के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, बैंक का अकाउंट फिलहाल यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैंने वो बनाना ज़रूरी नहीं समझा। अब आइए, मिस्टर एक्स का उधार क्या हो गया भाई, ख़त्म हो गया। ये जो हमारा खर्चा था वो भी क्या हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। देखिए दोनों साइड्स बराबर हैं। अब जो हमारी एक इनकम आई है, इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड, ये क्या है, ये सर ये हमारे लिए इनकम है ना, हमारी आमदनी हुई है। और सर अभी अभी आपने कहा था कि जो भी हमारी इनकम और जो भी हमारे खर्चे होंगे उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसे हम इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो मेरी एक नई इनकम अभी अभी जनरेट हुई है, इसे भी मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा, अपनी इनकम स्टेटमेंट में। कैसे, आपको यहाँ दिखाता हूँ। ट्रांसफ़र इरिकवरेबल डेट रिकवर्ड, यानी इनकम टू इनकम स्टेटमेंट। आइए भाई इसे इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। जब मैं इरिकवरेबल डेट को, जो कि मेरी इनकम है जो रिकवर हो रही है, उसे जब मैं इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा तो जो मेरी इनकम थी यहाँ से, वो इनकम मेरी यहाँ से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इनकम मेरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और इनकम स्टेटमेंट में जाकर वो इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। मैं इनकम को एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो इनकम स्टेटमेंट में वो इनकम जा रही है। इनकम स्टेटमेंट में इनकम क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी। मैं अपनी ये वाली इनकम को यहाँ से निकाल कर इनकम स्टेटमेंट में लेकर जा रहा हूँ, तो इनकम स्टेटमेंट में ये वाली इनकम आ रही है, इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ेगी तो कहाँ लिखी जाएगी? क्रेडिट साइड पर, ठीक है। और यहाँ से इनकम कम हो रही है तो कहाँ लिखी जाएगी? डेबिट साइड पर। इनकम कम हो जाए, यहाँ से इनकम कम हो रही है तो डेबिट साइड पर, इनकम स्टेटमेंट में इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड पर। तो मिस्टर एक्स का उधार पहले जीरो हो गया था, इररिकवरेबल डेट पहले जीरो हो गया था। अब ये जो इररिकवरेबल डेट रिकवर्ड था, जो पहले अमाउंट यहाँ पर 3000 था, अब वही अमाउंट मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? इनकम स्टेटमेंट में। तो ये उधार सॉरी ये जो इनकम है अब यहाँ से क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म करने के लिए मैंने इसे कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड पर, एंट्री नंबर 6 में। कहाँ गई ये इनकम? सर ये इनकम आपकी इनकम स्टेटमेंट में चले गई। तो अब दोनों साइड इसकी बराबर हो गई, ठीक है जनाब। तो ये था हमारे पास आज का तफसीली लेक्चर। बहुत ही तफसील से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुमकिन है कि शायद मैं आपको सारी बातें क्लियर ना कर पाया हूँ। ये सारी बातें ज़्यादा बेहतर उस वक्त क्लियर होगी जब आपके सामने वाज़ेह तौर पर एक सवाल मौजूद होगा। तो हम इसका जब सवाल करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है कि इररिकवरेबल डेट इररिकवरेबल डेट क्या होता है और इसमें एंट्रीज हमने क्या रिकॉर्ड किया। सबसे पहले एंट्री हमने क्या रिकॉर्ड की कि कस्टमर कोई हमारा डिफ़ॉल्ट हो जाता है, यानी कि पैसा लेके भाग जाता है, उसका अकाउंट कैसे ख़त्म करना है। फिर उस अकाउंट में जो भी एक्सपेंस है यानी कि इररिकवरेबल डेट है उसे इनकम स्टेटमेंट में कैसे ट्रांसफ़र करना है। और फिर अगर वो कस्टमर आकर हमें पैसा दे देता है, उससे पैसा अगर हमें रिकवर हो जाता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। तो ये 3-4 बातें हैं जो कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। कोशिश तो मैंने पूरी की है, अब बाकी अब आप डिसाइड करेंगे आपको कितना समझ में आता है। फिलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।